नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 11th क्लास जो हमारे हिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर है। और इस सैम्पल पेपर की खासियत क्या है कि ये सैम्पल पेपर DOE द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सैम्पल पेपर आप सभी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरे यूट्यूब पे इस सैम्पल पेपर को कहीं भी सॉल्व नहीं करवाया गया है। ठीक है, आप कहीं भी जाकर सर्च मार लेना, ये सैम्पल पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सैम्पल पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीप पूछा गया है। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च मारेंगे सैम्पल पेपर की बहुत सारी वीडियोस दिख जाएगी आपको। या तो सपोर्ट मटेरियल से मैंने पहले सैम्पल पेपर सपोर्ट से ही करवाया था, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन यार ज़्यादातर यूट्यूब पे क्या है कि ज़्यादातर सपोर्ट मटेरियल से सैम्पल पेपर करवाते हैं, या फिर वो सैम्पल पेपर खुद डिज़ाइन करते हैं। अब अगर खुद मैं डिज़ाइन करूँगा सैम्पल पेपर को, तो मैं क्या करूँगा, उसमें अपने अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन डालूंगा। लेकिन ये DOE द्वारा सैम्पल पेपर बनाया गया है, तो इसमें क्वेश्चन को थोड़ा डीप पूछा गया है। और भाई इसमें से बहुत सारे आंसर को ढूंढने के लिए, जो MCQ में जो आंसर दे रखा है उसको ढूंढने के लिए मेरे को खुद भी अपना दिमाग खपाना पड़ा है, मेरे को खुद मेहनत करना पड़ा है। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों का प्यार इस वीडियो को जरूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस सैम्पल पेपर की वीडियो को पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो से लाभ उठा सके। देखिए, पेपर के पैटर्न को आप लोग समझ लीजिए। जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम 80 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। पूरा पेपर जो हमारा है वो 5 खंडों में बटा होगा, ABCDE, है ना। 34 क्वेश्चन होंगे, आप सभी को बात है मालूम है। देखिए, पहला जो हमारा सेक्शन होगा, सेक्शन A जो होगा, वो पूरी तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न वाले होंगे, यानी कि MCQ होते हैं। इसमें 21 MCQ होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो हमारा सेक्शन B रहेगा, उसमें 22 से लेकर 27 तक क्वेश्चन जो होंगे वो 3 अंक वाले हैं, जो कि 60 से 80 शब्दों में आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं। उसके बाद सेक्शन C में आप जाएंगे, सेक्शन C में आपको देखने को मिल जाएगा 28 से लेके 30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 से 30 जो है वो 8 नंबर वाले हैं। मैं आपको इसी वीडियो में, हर वीडियो में वैसे बताता चलता हूँ, इसमें भी मैं बताता चलूँगा कि 8 नंबर के क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे कि पूरे 8 नंबर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 8 नहीं तो 7 तो कम से कम मिल ही जाए भाई, क्योंकि एक आध नंबर भाई टीचर काट लेते हैं। देखो, 300 से 350 वर्ड्स में आंसर करने होते हैं, यानी कि लेंदी आंसर लिखना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन D, जो कि आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन रहेगा, है ना। आसान होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के जो स्रोत होते हैं, जो आपके बुक में जो स्रोत दे रखे हैं, उसमें से पूछते हैं, और क्वेश्चन बहुत सारे आपको उसी में मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे और 4 अंक वाले होंगे, यानी कि 12 नंबर का तो हमारा फ्री का भाई हो गया है। ठीक है, 12 में से 10 11 आपके कहीं नहीं गए। उसके बाद सेक्शन E में हमारा 34वां क्वेश्चन जो होगा वो मानचित्र आधारित होगा, मानचित्र भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पेपर का पैटर्न रहेगा। अभी मैं इसलिए बता दिया हूँ ताकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो प्यारे बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं की मदद से राजा की पहचान कीजिए। ठीक है, तो राजा की पहचान करनी है। 3 सूचनाएं उसके बारे में बता भी रखा है, जैसे कि उसने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। उसने अपने लिपकों को दक्षिणी में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा था। उसने स्वयं को ब्रह्मांड का सम्राट कहा। ठीक है, तो देखो, वैसे तो मैं ऊपर की 2 लाइनें पढ़ के ही मैं पता लगा चुका हूँ कि ये सम्राट कौन है। तो ये अशुरबनीपाल है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी निन्वे में स्थापित किया था, एक पुस्तकालय की भी स्थापना उसने करवाई थी। ठीक है, अगला है, युद्ध बंदियों और स्थायी लोगों को जिन्हें मंदिर या शासक के लिए काम पर लगाया जाता था, उन्हें भुगतान किया जाता था। देखो, कोई युद्ध बंदी है ना, मतलब युद्ध में किसी को बंदी बनाया गया, अगर उससे हम काम ले रहे हैं, कहीं भी राजा वगैरह काम लेते थे या लोग काम लेते थे, तो उसको भुगतान किस रूप में करते थे, कांस्य उपकरण के रूप में, मवेशियों के रूप में, सिक्कों के रूप में, या फिर राशन के रूप में। तो इसका सिंपल और साधारण आंसर है हमारा, राशन के रूप में होता था। राशन यानी कि खाने पीने की चीज़ें दे दिया भाई, उससे भुगतान कर दिया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन D सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से आंसर देना होता है, और एक ट्रिक भी मैं बता दूंगा जिससे कि आपका आंसर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान से अभिकथन को पढ़ना है, उसके बाद कारण को पढ़ना है। आपको देखना है कि अभिकथन सही है या नहीं, आपको ये भी देखना है कि कारण सही है या नहीं। अगर दोनों में रिलेशन बनता है तो ज़्यादातर में आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है, ज़्यादातर में मैं बोल रहा हूँ।
कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर में यही होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा हमारा, मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या करता है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादातर में सही होता है। ठीक है, अब मैं आपको आंसर देता हूँ। देखो, अभिकथन है कि मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन काल गणना और गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई काल गणना की जो परंपरा है, गणित के बहुत सारे सिद्धांत हमें मेसोपोटामिया के लोगों ने दिया है। कारण क्या दे रखा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा के अनुसार वर्ष को उन्होंने 12 महीनों में विभाजित किया था, तो कारण भी सही दे रखा है। अब देखो, दोनों में रिलेशन भी स्थापित हो रहा है। काल गणना की बात हुई है, समय के विभाजन की यहाँ पे बात हो रही है ऊपर, है ना, तो और नीचे भी 12 महीने को उन्होंने एक वर्ष को 12 महीने में बांट रखा था, उसी की बात हो रही है। आप देखेंगे दोनों में रिलेशन बन पा रहा है, तो इसीलिए आप बताएंगे कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो अभिकथन का सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए जो है हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान है। मैसोस का क्या अर्थ है, और मैसोस का अर्थ सभी बच्चों को मालूम है। मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिस बच्चे का भी सबसे पहले सही आंसर आएगा उसके कमेंट को मैं कर दूंगा पिन, ताकि जिन स्टूडेंट्स को आंसर नहीं मालूम होगा वो कमेंट में जाके आंसर देख लेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट में बता दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की पहली भाषा कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की पहली भाषा कौन सी थी? सुमेरियन थी, या फिर जिसको हम सुमेरी भी बोल देते हैं, है ना। सुमेरी, अकदी और अरामाइक, इस तरीके से 3 भाषाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी आसान क्वेश्चन है। रोमन साम्राज्य डैश तक गणतंत्र बना रहा। तो रोमन साम्राज्य 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र बना रहा था। 509 ईसा पूर्व, है ना। सही डेट बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ तो एक बार कमेंट में बता देना। 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक ये गणतंत्र रहा था। गणतंत्र का मतलब आप सभी को मालूम है, गणतंत्र का मतलब था सेनेट का शासन। रोमन साम्राज्य में जब तक सेनेट का शासन था उसको हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए 27 ईसा पूर्व आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को भी बहुत ही मशक्कत से ढूंढना पड़ा है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। सो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस तरफ हमें जगह का नाम दे रखा है, यहाँ पे वहाँ पे बोलने जाने वाली जितनी भी भाषा है उसका नाम बता रखा है। ठीक है, तो भाषा के साथ आपको स्थल जो स्थान है उसका नाम मैच करना है आपको। जैसे कि स्पेन की बात करूँ तो स्पेन की जो भाषा है कैल्टिक, यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? कैल्टिक भाषा बोलते थे। ठीक है, तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन है। आर्मेनिया की बात करें तो यहाँ पे आर्मेनियन भाषा बोला जाएगा। मिस्र की बात करें तो कॉप्टिक भाषा ही रहेगा आपका, तीसरा का तीसरे में ही जाएगा। और उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो प्यूनिक। ठीक है, इस तरीके से आपका ये मिलान सही हो जाएगा। तो ये सही मिलान है, यहाँ पे भाषा है और इधर स्थल का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सिफारिश की कि भूस्वामियों को औजारों का अपनी ज़रूरत से दुगना भंडार रखना चाहिए। मतलब जो भूस्वामी है, जो अमीर लोग हैं, उनको अपने पास ज़रूरत से दुगना भंडार रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेस्टस। ठीक है, टैसिटस। ठीक है, नाम क्या है? टैसिटस, ये सही हो जाएगा आपका। थोड़ा टफ नाम था भाई। रोमन साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब रोमन साम्राज्य के बारे में सारे कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। देखिए, पहले दे रखा है कि महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बन जाती थी। बिल्कुल भाई, मतलब माता पिता के मरने के बाद सारी संपत्ति पे महिलाओं का हक हो जाता था। बिल्कुल सही बात है ये। दासों को परिवार में शामिल किया जाता था। बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा है। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था। ये भी बिल्कुल सही बात है। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होता था। विवाह का नियोजन परिवार द्वारा होता था, ये भी सही है। तो ये सभी सही है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब मिलान करना है हमारे को। देखो, सबसे पहले मैं जो चीज़ें मेरे को आता है मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे याम की जगह पे यास होगा, ये यास होगा। ठीक है, यास जो था संहिता कानून था, यानी कि चंगेज़ खां का जो भी संहिता यानी कानून संहिता जो भी बनाया था वो था। बिल्कुल सही मिलान है। कुबकू आपको पता है, कुबकू एक तरीके से टैक्स होता था, है ना, जो कि खानाबदोश लोग एक अपने पशुओं का 10वां हिस्सा देते थे टैक्स के रूप में। तो ये सही मिलान कर रखा है, ये भी सही मिलान है। ये है आपका जेरेज। ठीक है, मंगोलिया क्षेत्र में पास या परमिट के लिए। तो ये भी मिलान सही है भाई। जेरेज क्या होता था? एक तरीके से पास होता था, परमिट होता था। मंगोलिया क्षेत्र में जो पास या परमिट किसी को दिया जाता था उसको जेरेज बोलते थे।
और उसके बाद है सुनहरा गिरोह, जोजी के वंशों द्वारा स्थापित संघ, जिसको क्या कहा जाता था, सुनहरा गिरोह कहा जाता था। तो ये सभी मिलान बिल्कुल सही है, लाइन से मिलाया हुआ भी है भाई इसमें, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसे कोई जैसे मिलान वाला होगा तो आपका ऑप्शंस दिया जाएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि आप किसानों को अपना अपना कहते हैं उनके एक मिनट, तो एक बार मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। 11वां क्वेश्चन है कि यदि आप किसानों का अपमान करते हैं, उनके बैलों और बीजों को ले लेते हैं, उनकी फसलों को ज़मीन में रौंद देते हैं, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? यह कथन किसने कहा है? ये देखो, किसानों का पक्ष लेते हुए, वैसे तो जो कुबलाई खां था उसने भी किसानों का पक्ष लिया था, लेकिन ये जो बात कही है वो गजन खान ने कही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गजन खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 12वां क्वेश्चन है, चंगेज खान ने निसापुर को लूटने और नष्ट करने का आदेश क्यों दिया था? तो निसापुर को लूटने और नष्ट करने का आदेश इसलिए दिया था क्योंकि एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी निसापुर की घेराबंदी के दौरान, है ना। तो ऑप्शन ए जो दे रखा है, क्योंकि एक मंगोल राजकुमार मारा गया था, इस वजह से उसने ये बात कही थी। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 13 है, मंगोलिया साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत आसान क्वेश्चन है, मंगोलिया साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में बता दो, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया जो कि कमेंट में मैंने आप लोगों से पूछा है, आप लोग जरूर बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन बच्चों को मालूम नहीं है वो कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, आंसर पिन कर दूंगा मैं भाई, जो भी सही आंसर होगा उसको पिन कर दूंगा। अगला 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, नाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नाइट वर्ग के बारे में यहाँ पे कथन दे रखे हैं, उस पर हमें विचार करना है। तो पहला नाइट वर्ग के बारे में कथन दे रखा है कि भाई लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक टुकड़ा फीफ दिया और उसकी रक्षा करने का वादा किया, ठीक है। तो लॉर्ड ने भाई बिल्कुल नाइट वर्ग को भूमि का एक टुकड़ा दिया और एक तरीके से उसके रक्षा का वादा किसने दिया था? नाइट वर्ग ने दिया था। तो ये तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है? जो सही नहीं है वो सेलेक्ट करना है। तो पहला तो हमारा सही हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है, फीफ उत्तराधिकारी में नहीं मिल सकता था। तो आप देखोगे फीफ जो था उत्तराधिकारी में मिल सकता था, उत्तराधिकारी में इसको पाया जा सकता था। तो ये भाई सही नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे वैसे आंसर हो जाएगा, लेकिन हम आगे और पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। अगला है, फीफ के बदले में नाइट ने अपने स्वामी को एक नियमित शुल्क का भुगतान करना था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वादा भी करता था। तो बिल्कुल भाई ये काम करता था, वो शुल्क देता था अपने स्वामी को यानी कि लॉर्ड को, और साथ ही साथ युद्ध में उसकी रक्षा भी करता था। उसके साथ युद्ध में मतलब अपनी सेना के साथ लॉर्ड को सैन्य सेवा भी देता था। एक नाइट एक से अधिक लॉर्ड को सेवा कर सकता था, मतलब सेवा दे सकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी निष्ठा जो थी वो अपने स्वामी के प्रति यानी कि अपने लॉर्ड के प्रति होती थी। बिल्कुल सही बात है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फीफ उत्तराधिकारी में नहीं मिल सकता था, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन मिलान करना है आपको। एक तरफ देश का नाम है और दूसरी तरफ राजाओं का नाम है। चलो मैं मिला देता हूँ। पहला है फ्रांस। फ्रांस में भाई आपको पता है लुई के बारे में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे लुई 11वां नाम दे रखा है, मिला दो भाई, ये फ्रांस के राजा हो गए। हेनरी होते थे भाई इंग्लैंड से, तो हेनरी जो 7 दे रखा है आपका इंग्लैंड से हो गए, ठीक है। आशिया की बात करें तो आपका डी में चला जाएगा और ये आपका सी में चला जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख लो भाई क्या ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। ऑप्शन डी आप देखोगे, पहले का किस में दे दिया? बी में दे दिया, बिल्कुल भाई लुई आपका 11वां था। दूसरे का इंग्लैंड का ए में दे दिया, है ना। आशिया का डी में दे दिया और स्पेन का सी में दे दिया। बिल्कुल सही है भाई, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखोगे, अगला है 16वां है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन फिर से आज आ गया हमारे पास। कथन है कि कानून इटली के शुरुआती विश्वविद्यालयों में अध्ययन का एक लोकप्रिय विषय था। बिल्कुल भाई, कानून के बारे में सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया गया था इटली के विश्वविद्यालयों में, ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे है, शिक्षकों और डॉक्टरों की मांग बढ़ गई थी। तो कारण तो भाई गलत है, ये इसलिए नहीं हुआ था, ठीक है। शिक्षकों और डॉक्टरों की मांग बढ़ने की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ऐसा किस लिए हुआ था? क्योंकि उस समय मतलब जो भी कानूनी दस्तावेज वगैरह होते थे उसको पढ़ने के लिए, उसके व्याख्यान के लिए जो कानून के जो ज्ञाता हैं उनकी ज़रूरत होती थी, है ना। तो इस वजह से ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से भाई देखो, शिक्षकों और डॉक्टरों की मांग बढ़ गई थी,
ये सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। सिर्फ अभिकथन आपका क्या है, सही है। ठीक है, सिर्फ अभिकथन सही है। तो यहाँ पे आपका अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत दे रखा है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कुछ और आंसर लगता है वो भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, मेरे हिसाब से जो लगा वो मैंने आपको बता दिया है। अगला 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। जो कैथेड्रल, आपको पता है कैथेड्रल एक तरीके से, या कैथेड्रल एक प्रकार के ऐसे शहर जो कि कैथेड्रल नामक चर्च के आसपास विकसित हुए थे। तो ये शहर कैसे विकसित हो पाए थे इसके बारे में आपको बताना है। तो ये शहर शिल्पकारों, कारीगरों, व्यापारियों और आम लोगों द्वारा जो भी पैसे वगैरह डोनेट किए जाते थे उससे ये शहर, मतलब ये जो चर्च है वो विकसित हुए थे और उसी के आसपास ये फिर शहर बढ़ गए थे, है ना। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए चित्र को पहचानिए। अब चित्र को पहचान के आपको नाम लिखना है भाई, मतलब चित्र के बारे में बताना है कि ये कौन सा चित्र है। देखो ये चित्र है दुकान वगैरह जो है, यहाँ पे आप दुकान देख सकते हैं, इधर बहुत सारी दुकानें हैं। ठीक है, तो ये फोरम जूलियस रोम में दुकानें हैं, है ना। ये आपका फोरम जूलियस रोम में जो दुकानें हैं उसका ये चित्र है। तीसरे चैप्टर से ये चित्र आया हुआ है। एक क्वेश्चन आपके चित्र वाला देखने को मिल जाएगा आपके पेपर में, एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा। ठीक है, अगला देखिए, ये तो वैसे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। हम अगला देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है आपका, टेरा न्यूलियस शब्द का अर्थ क्या है। टेरा न्यूलियस, टेरा न्यूलियस का मतलब होता है ज़मीन जो किसी की नहीं है, ऐसी ज़मीन है जो किसी की नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरा न्यूलियस बोलते हैं। ठीक है, ये 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है, मूलवासियों वाला। तो जो ब्रिटेन के या यूरोप के लोग थे, ऑस्ट्रेलिया की भूमि को क्या बोलते थे, टेरा न्यूलियस बोला करते थे, जो किसी की नहीं है। ठीक है, अगला है, अपने में से एशिया को निकाल फेंकना, यह किसने कहा था। ये बात किसने कही थी कि मतलब अपने आप को एशिया में से फेंक देना चाहिए। ये जापान के बारे में बात कही थी ये। ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने कही थी। एशिया को निकाल, मतलब अपने में से एशिया को निकाल फेंकने का मतलब यह है कि एशिया वाले जो लक्षण है ना, जापान को त्याग देना चाहिए और इसको पश्चिमी विचारधारा को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए जो दे रखा है आपका, फुकुजवा युकिची, फुकुजवा युकिची, ये आपका ऑप्शन ए जो दे रखा है ये सही हो जाएगा, इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा है, क्रम अनुसार आपको घटना को लगाना है। मैं आपको डेट बताता हूँ, उसके बाद आप खुद लगा लोगे। सबसे पहले जैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दे रखा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी, है ना। बोल्शेविक क्रांति के कुछ समय बाद इसकी स्थापना हुई थी। पहले अफीम युद्ध की बात करी तो 1839 के आसपास से प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1839 से 42 के बीच में ये युद्ध चला था। मैं 39 लिख देता हूँ, 1839 के आसपास। ठीक है, उसके बाद मेजी बहाली, मेजी की बहाली कब हुई थी, मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी भाई, आप सभी को मालूम है 1867 से 68 के बीच में, है ना। 67 से 68 के बीच में हुई थी ये मेजी बहाली। उसके बाद लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च सबसे नीचे दे रखा है चौथा। लंबा कूच, लंबा कूच या इसको हम लॉन्ग मार्च भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि चाइना में आपको पता है कोमिनतांग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और ये लगभग आई थिंक 1934-35 में। ठीक है, 1934-35 में ये लॉन्ग मार्च की शुरुआत होती है। तो इस हिसाब से आप लगा लो, सबसे पहले अफीम युद्ध वाला आ जाएगा। सबसे पहला कौन सा हो गया, सबसे पुराना, मतलब सबसे पहले आपका अफीम युद्ध हुआ, है ना, 1839 की बात हो रही है। उसके बाद आपका कम्युनिस्ट पार्टी वाला आ जाएगा। एक सेकेंड नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी वाला नहीं, मेजी वाला आएगा। दूसरे नंबर पे मेजी आ जाएगा, तीसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी, और सबसे आखिर में जो आएगा हमारा वो है लॉन्ग मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अफीम युद्ध यानी कि दूसरा, उसके बाद मेजी वाला तीसरा, उसके बाद पहला चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, और आखिर में हमारा लॉन्ग मार्च वाला, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दे रखा है। तो ये आपके क्या थे, ये क्वेश्चन थे आपके एमसीक्यू। सेक्शन ए में 21 एमसीक्यू दे रखे थे। 21 में से मैंने लगभग 19 का आंसर आपको बताया है, और जो आसान से 2 क्वेश्चन थे उसका आंसर मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा है। आप सभी बताएंगे, जरूर बताएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन बी की तरफ हम चलते हैं। सेक्शन बी, बस आपको अब हिंट देता हुआ चलूंगा किस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर लिखना है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझाने वाला, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप लोगों ने अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखी है, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे। देखो, सबसे पहले 22वां क्वेश्चन है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकट से घिर जाती थी, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। आपको पता है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया की जो कृषि थी वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी,
है ना, ये बात हम सभी को मालूम है। लेकिन उपजाऊ होने के बावजूद भी ये कई बार संकट से घिर जाती थी, है ना। कई बार क्या होता था कि जो फरात नदी है अपनी जलधाराओं में ज़्यादा पानी ले आया, भाई फसल को डुबा दिया। कई बार फरात नदी ने अपनी जलधारा बदल ली, इस वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। कई बार ऊपर वाले लोग क्या करते थे, नदी के जलधारा में गाद जमा दिया, जिससे कि नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। कई बार ऊपर के लोग ज़्यादा पानी यूज ले लेते थे, ज़्यादा पानी को इस्तेमाल में ला लेते थे, जिससे कि नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था और उनका फसल बर्बाद हो जाता था। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे, जिससे कई समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहते थे। इस संबंध में कुछ तथ्यों का उल्लेख कीजिए। देखो ऐसा है कि मेसोपोटामिया के लोग अपने शहरों को बहुत महत्व देते थे, इस बात को हम जानते हैं, है ना। जब कोई शहर नष्ट हो जाता था युद्ध में या उसका विनाश हो जाता था तो वो खूब याद करते थे, शोक मनाते थे, है ना। तो ये तर्क आप देखिए, इसको डिफाइन कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां है, तीसरी शताब्दी का संकट पहली और दूसरी शताब्दी की शांति अवधि से किस प्रकार भिन्न था। तो इसमें कुल मिला के रोमन साम्राज्य में जो तीसरी शताब्दी का जो संकट था उसके बारे में बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी का संकट हर एक स्टूडेंट को आता होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है, चंगेज खां की सैन्य उपलब्धि क्या थी। चंगेज खां की सैन्य उपलब्धियों के बारे में बताना है, जिसमें आप तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था इसकी सेना के पास, घुड़सवारी का अद्भुत कौशल था, मौसम की जानकारी थी, है ना, नाफ्ता बमबारी का निर्माण इन्होंने कर लिया था, घेराबंदी यंत्र का अच्छा खासा इस्तेमाल करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बता देंगे। देखो अगला है, यूरोप में पुनर्जागरण की अवधि के दौरान बौद्धिक रूप से रचनात्मक महिलाओं के नाम का उल्लेख कीजिए। अब देखो पुनर्जागरण काल में कुछ महिलाएं थी जिनका मुख्यतः योगदान रहा था, उनमें से कुछ महिलाओं के नाम आपको बताना है। जैसे कि आप इसमें कास्त्रा फेदेले नाम की एक महिला थी, फेदेले शॉर्ट में बोल सकते हो आप, उनके बारे में बता सकते हो, है ना। तो इसके अलावा मतलब उनका मानना यह था कि बस पुनर्जागरण काल में मतलब जो पुरुष हैं, पुरुष का ही योगदान नहीं है, बल्कि महिलाएं भी अपने अभिव्यक्ति का विचार, जो उनके विचार है उसको व्यक्त कर सकती है, शिक्षा प्राप्त करना चाहिए उनको, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम आप इस्ताबेला दी इस्ते का नाम बता सकते हैं। आई थिंक ये भी पुनर्जागरण काल की ही महिला थी, उनके बारे में लिख सकते हैं। तो महिलाओं के नाम बता के, उनके बारे में बता के आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अथवा में इसी में बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है कि पृथ्वी की सही स्थिति बताने वाले सिद्धांत को कोपरनिकस ने जीवन भर गुप्त क्यों रखा। तो कोपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया था कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी सहित सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य है वो इस सौरमंडल का केंद्र है, ठीक है ना। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन इस बात को उन्होंने गुप्त रखा क्योंकि ईसाइयों जो पादरी थे, पादरियों का ये मानना था कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये बात उसने कहा था पादरियों ने। तो पादरियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब था मृत्युदंड। तो उनको मालूम था कि अगर वो पादरियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे उनको क्या मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा। इसीलिए उन्होंने इस बात को गुप्त रखा था। बस इतना ही बताना है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास को इतिहास की किताब में क्यों हटा दिया गया। इतिहास की किताब से क्यों हटा दिया गया। जो ऑस्ट्रेलिया के मूलवासी थे उनको इतिहास की किताब से क्यों हटा दिया गया। देखो जो भी ऑस्ट्रेलिया के मूलवासी थे उनके बारे में इतिहास लिखा यूरोपीय लोगों ने। अब क्या होता है कि कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन मूलवासी द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि भाई इनको हिंसक दिखाने की कोशिश की गई। इनको बताया गया, मतलब इनके बारे में बताया गया कि भाई इनकी कोई परंपरा नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है। तो इन सभी वजह से क्या हुआ, इनको इतिहास की किताबों में जगह नहीं दी गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 27वां क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की जीवन शैली की विशेषता बताइए। उत्तरी अमेरिका के जो मूलवासी थे उनके जीवन शैली की विशेषता बतानी है। देखिए उत्तरी अमेरिका के मूलवासियों की जीवन शैली की बात करेंगे। नदी घाटी के आसपास गाँव में रहते थे, घर बना के समूह में रहते थे, है ना। उतना ही शिकार करते थे जितना की ज़रूरत होती थी इनको। मक्का उगाते थे, मछली वगैरह पकड़ के अपना जीवन यापन करते थे। जंगली भैंसों का शिकार करते थे, जिसको बाइसन भी हम बोलते हैं, उसका शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। ये क्वेश्चन बता दोगे आप, ठीक है। अगला देखिए 28वां क्वेश्चन है हमारा कि मंगोलों के खानाबदोश संगठन को चीन के साथ व्यापार करने क्यों करना पड़ता था। इस व्यापार का चीनी अर्थव्यवस्था और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मंगोल के खानाबदोश लोग थे उनको चाइना के साथ व्यापार करने के कारण बताने हैं। देखो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, 8 नंबर में पूछा गया है। 8 नंबर के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, सबसे पहले एक भूमिका लिखनी है आपको। भूमिका, या इसको हम और किस नाम से जानते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं। प्रस्तावना लिखने का बेनिफिट क्या है, प्रस्तावना में आप क्वेश्चन को समझाते हो कि किस क्वेश्चन में आप क्या लिखने जा रहे हो,
ठीक है, ये चीज़ करोगे। उसके बाद मेन आंसर लिखोगे। मेन आंसर लिखने के बाद एक छोटा सा क्या दोगे, निष्कर्ष दोगे। निष्कर्ष देना भी कंपलसरी है। 8 नंबर वाले सभी में एक निष्कर्ष लिखोगे आप लोग। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष में मतलब आप क्वेश्चन को के निचोड़ को डालोगे। आप क्वेश्चन को करने के बाद क्या सीखे हो उस क्वेश्चन से ये डालोगे। इससे टीचर इंप्रेस हो जाएगा भाई। अब रटा रटा आंसर भाई कोई भी लिख सकता है, समझ रहे हो, लेकिन कुछ अलग से आंसर लिखोगे तो ज़्यादा नंबर तुम्हारे को मिलेगा। तो ये चीज़ ज़रूर करना भाई। तो यहाँ पे आपको पता है भाई चाइना के साथ व्यापार क्यों करते थे मंगोलिया के खानाबदोश लोग, क्योंकि वहाँ पे भाई खेती अच्छी होती नहीं थी, है ना, खाने पीने की चीज़ों की कमी रहती थी। चाइना में अच्छी फसल हो जाती थी, तो इस वजह से वो चाइना वालों के साथ व्यापार वगैरह करते थे, लेन देन करते थे, है ना। अब इसमें क्या होता था कि भाई ये व्यापार के जो सौदे वगैरह होते थे, शर्त वगैरह रखते थे। शर्त नहीं माना गया तो भाई वहाँ के चाइनीज़ जो है उनके गांव पर हमला कर दिया, नगरों पर हमला कर दिया, उनका सारा सामान वहाँ लूट लिया और भाग गए, जंगलों में भाग गए। अब पकड़ो भाई, कहाँ पकड़ोगे उनको, भाग गए वो जंगल में। तो इसलिए आपको पता है कि चीन की महान दीवार भी बनाई गई थी इन्हीं मंगोलिया के लोगों से, खानाबदोश लोगों से बचने के लिए। आप सभी को ये बात मालूम है, ठीक है। देखो अगला है चंगेज़ खां कौन था, वह मंगोल का महानायक कैसे बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये आपको पेपर में 3 मार्क्स में या 8 मार्क्स में जरूर नजर आ जाएगा। चंगेज़ खां की पूरी जीवनी लिखनी है और मंगोलिया का महानायक कैसे बना था वो भी बताना है। पूरा आपको चंगेज़ खां के बारे में बताना है। इसमें आप उसकी सैनिक उपलब्धियां भी बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप पूरे 8 में से 8 ले लोगे अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो। अगला देखो, अगला है 29वां क्वेश्चन जो है वो है जापान में आक्रामक राष्ट्रवाद, पश्चिमीकरण और परंपरा पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो जापान में जो आक्रामक राष्ट्रवाद अपनाया गया था, पश्चिमीकरण यानी कि किस तरीके से वो अपने आप को पश्चिमी तौर तरीक़ों में ढालने की कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में इसमें आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अभी ऊपर मैंने एक नाम बताया था, उन्होंने क्या बोला था कि भाई जापान को एशिया वाले लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिमीकरण की पद्धति को अपनाना चाहिए। तो उसी संदर्भ में आपको पॉइंट्स यहाँ पे बता के लिखने हैं। इसी में अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि 1936 में जापान और जर्मनी एंटी कमिटमेंट संधि में क्यों शामिल हुए, इसके क्या उद्देश्य थी, इसके उद्देश्य ये बताने हैं। देखो होता क्या है, आप सभी को पता है कि इसके कुछ 1936 से कुछ साल बाद आपको पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, युद्ध होता है। उससे पहले इन्होंने ये संधि की थी जर्मन के साथ, जापान ने संधि की थी, जिसमें इटली भी शामिल था। ठीक है, इस संधि को करने का, इस संधि में शामिल होने का मेन पर्पस ये था कि ये चाहते थे कि ये सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ और चाइना को पछाड़ सके। सोवियत संघ और चाइना की नज़दीकी जो बढ़ रही थी उसको देखते हुए जापान ने ये संधि की थी, है ना। और इस संधि को करने से एक तरीके से फ़ायदा जापान को ये हुआ कि उसको रक्षा का वचन मिल गया कि भाई अगर जापान के ऊपर हमला होता है तो जर्मनी और इटली सब मिलके क्या करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो इस वजह से उसने ये संधि किया था। इसके बारे में आपको इसमें डिटेल में लिखना है। अगला देखिए 30वां क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों के अधिकारों एवं हितों के लिए क्या कदम उठाए गए, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका के मूल वासियों के लिए के अधिकारों की रक्षा के लिए जो बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए थे, उन अधिनियमों के बारे में इसमें आपको बताना है ना, और उनकी वर्तमान में स्थिति कैसी है उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। अथवा में देखोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, गोल्ड रश के बारे में क्वेश्चन है ना। तो ऐसे अगर क्वेश्चन फंसता है तो भाई अगर हम किसी एक क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमें आ रहा होता है। 8 नंबर में यही बेनिफिट है कि 2 क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो दूसरे में आप देखोगे तो दूसरा आसान ही होगा। एक टफ होता है तो दूसरा आसान होता है। तो ये बेनिफिट हमारे को 8 नंबर में मिल जाता है और आप दो में से एक नया क्वेश्चन आपको जरूर आ रहा होगा। ठीक है, आप फंसोगे नहीं, टेंशन मत लो। 8 नंबर वाला जो सेक्शन आपका जो है सेक्शन सी है आई थिंक, तो सेक्शन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे 24 नंबर कैरी करेगा भाई ये। ठीक है, और 24 नंबर आप तभी ले सकते हो, आंसर आपको आ रहा होगा लेकिन आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। आप उस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तभी नंबर मिलेगा। आप सबसे पहले भूमिका लिखोगे यानी कि प्रस्तावना लिखोगे, इंट्रोडक्शन दोगे क्वेश्चन का, उसके बाद मेन आंसर लिखोगे, उसके बाद निष्कर्ष लिखोगे। इस तरीके से आप करोगे तो 2-2.5 पेज का आंसर आपका आराम से बन जाएगा भाई। ठीक है, तो ये तरीका ज़रूर आप अपनाएं आप सभी। पैराग्राफ है भाई, पैराग्राफ आसान है, कर लेना भाई। पैराग्राफ मैं नहीं करवा रहा, ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग। मैप करवा देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी हमारी। देखो मैप में वर्ल्ड का मैप है और मैप भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे को ना 11th क्लास का मैप रत्ती भरी पसंद नहीं है। ठीक है, यूँ तो फिर भी इसमें थोड़ा ठीक मैप दे रखा है, नहीं तो इतना कचड़ा मैप आ जाता है ना भाई पेपर में कई बार, क्या ही बताऊँ मैं। देखो सबसे पहले वेनिस दिखाना है। वेनिस आपको पता है, वेनिस जो है इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड कह रहा हूँ इटली में है। तो आपको अब देखो, आपको वर्ल्ड का मैप भी रटा होना चाहिए तभी जाके आप लोग कर सकते हो।
देखो मेरे को ना 9th क्लास से ही वर्ल्ड का मैप रटा हुआ है लगभग, क्योंकि हम जब छोटे क्लास में थे 8th 9th क्लास में थे तो मैप में हम गेम खेलते थे। गेम कैसा होता था कि भाई छोटा सा लोकेशन, कोई भी छोटा सा देश या कोई छोटा सा जगह है, अब मैं अपने दोस्त को बोलता था ढूंढ भाई, ढूंढ के दिखा। वो ढूंढता था, उसने ढूंढ दिया, उसके बाद फिर वो दूसरा लोकेशन देता था। अब हम लोग क्या करते थे, मैप में छोटे से लोकेशन उनको ढूंढते रहते थे। इससे क्या हुआ कि भाई याद हो गया अपने आपको, लोकेशन याद हो गया भाई अपने को। तो ये बेनिफिट है भाई। देखो खेल खेल में आप चीज़ें कर सकते हो, है ना। हर चीज़ को आप अगर एक मज़ेदार तरीके से करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो ये चीज़ ज़रूर करो भाई, मज़ेदार तरीके से ही। हिस्ट्री, जैसे कि मैं हिस्ट्री की बात कर लूँ भाई, 5 सालों से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, अभी तक किसी स्टूडेंट ने ये नहीं बोला कि हिस्ट्री पकाऊ सब्जेक्ट है, या हिस्ट्री को पढ़ते समय मैं पक जाता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है। लेकिन उससे पहले आप देखोगे ज़्यादातर स्टूडेंट का हिस्ट्री से हेट करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है ना। और बच्चे जब से मेरे चैनल पर से जुड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो फेवरेट हो गया। अब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक तरीके से अपनी उपलब्धियों की बात कर रहा हूँ। मैं इसको अपनी एक उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाने की वजह से बहुत सारे बच्चों का इतिहास में इंटरेस्ट जगा है, ठीक है ना। तो ये मेरी उपलब्धि है, और मैं अपनी उपलब्धि को भाई आप लोगों से शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैप में सबसे पहले हमें वेनिस की बात करें, इटली का शहर था, तो इटली में आपको दिखाना है। देखो इटली कहाँ है, ये जो आपको लोकेशन दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमारा इटली है, ठीक है। उसके बाद आप देखो अगला क्या दे रखा है, अगला क्या आपको दिखाना है, भूमध्य सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप ये वाला एरिया देखोगे, इधर कहीं भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। अफ्रीका और जो हमारा यूरोप है उसको अलग कर दिए भूमध्य सागर, आप इधर दिखा दो, ये भूमध्य सागर का एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम गॉल यानी कि आपको पता है, गॉल यानी कि फ्रांस की हम बात कर रहे हैं, है ना। फ्रांस बोल दो या गॉल बोल दो, तो एक ही बात है। यहाँ पे आप फ्रांस देखोगे कहाँ है ना, एक प्रांत ही था, ये रोम साम्राज्य का एक प्रांत था। उसके बाद एक गॉल जो है वही फ्रांस बन जाता है, तो ये फ्रांस आपका ये वाला एरिया है, यहाँ पे आप दिखा दो, बस कहानी ख़त्म है। अब देखो 2 लोकेशन टिक कर रखा है, लोकेशन ए इधर टिक कर रखा है और लोकेशन बी हमारा इधर टिक कर रखा है। क्या क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो ये जो है न्यू गिनी है, ये वाला एरिया क्या है, न्यू गिनी, है ना, न्यू गिनी। और ये आपका पता है ये वाला जो लोकेशन है अलास्का है, अलास्का, ठीक है। ये 2 लोकेशन है जिसको आपको टिक करना था, मतलब फिलअप करना था। और बाकी ऊपर जो 2 मैंने 3 बता दिए हैं, एक आपका फ्रांस हो गया जिसमें गॉल आपको दिखाना था, इटली में वेनिस और भूमध्य सागर, बस ये आपका मैप था। उम्मीद करता हूँ आप लोग मैप को भी समझ चुके होंगे, ठीक है। और ये आपका सैम्पल पेपर था जो कि मैंने सॉल्व करवा दिया। भाई वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त है, वैसे दोस्त का भला तुम चाहते नहीं हो, तुम चाहते हो कि बस अपना फ़ायदा उठाओ, मेरे को मालूम है ये बात। चलो लाइक कर देना, तुम्हारा दोस्त जो है वो गलती से अगर यूट्यूब पे आ गया ना, तो कम से कम लाइक की वजह से वो वीडियोस तक भी पहुंच जाएगी। टेंशन ना लो, बस लाइक कर देना भाई। ऐसा ना हो कि भाई लाइक कर रखा हो और डिसलाइक कर दो तुम, कि भाई ये वीडियो मेरे दोस्त तक ना पहुंचे, डिसलाइक कर देता हूँ, ये चीज़ मत करना भाई, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।